हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एडीओ का एग्ज़ाम 14 अप्रैल से होने वाला है। उसके लिए हम लोग बीपीएससी का पूर्वावलोकन कर रहे थे, जो घटना चक्र का आया हुआ था। उसमें आज हम लोग का वीडियो बायोलॉजी को लेकर होगा, जो विस्तृत व्याख्या के साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपका बायोलॉजी में है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीनों और वंशानुगति के नियमों का भी अध्ययन शामिल है। फिर आता है आनुवांशिकता शब्द के रूप में किसे संदर्भित करता है? तो किसे करता है आनुवांशिकता? आनुवांशिकी को। किसको करता है? आनुवांशिकी को। आनुवांशिकी को। आनुवांशिकता का संबंध आनुवांशिकी से है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीनों के आनुवांशिक विविधता और वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों के संचरण को संदर्भित करता है। मनुष्यों के लक्षणों की वंशानुगति के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य का जो लक्षण है वंशानुगति का अध्ययन, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग वंशगति कहते हैं। मनुष्यों के लक्षणों का वंशगति के अध्ययन को वंशागति या आनुवांशिकी के संदर्भ में देखा जाता है। वंशागति आनुवांशिकी का आधार है। वंशागति जो है वो आनुवांशिकी का आधार है। यह वह प्रक्रम है जिसमें जनक का लक्षण संतृति में जाते हैं। कहा जाता है? संतृति में जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे आनुवांशिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे आनुवांशिकी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण को वंशानुगति के वैज्ञानिक अध्ययन आनुवांशिकी कहते हैं। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। किसे मानते हैं? आनुवांशिकी का जनक मानते हैं। ऑर्थोनोलॉजी अध्ययन किसका है? तो पंछियों का है। ऑर्थोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पंछियों का अध्ययन है। ऑर्थोलॉजी प्राणी शास्त्र की वह शाखा है जो पंछियों बर्ड के अध्ययन से संबंधित है। पंछी पालन को एविकल्चर कहते हैं। जो पंछी का पालन है ना, उसे एविकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो फलों का अध्ययन है। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये फलों का अध्ययन है। पोमोलॉजी क्या कहता है? पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फलों तथा कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले वैज्ञानिकों को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। फूलों का अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों का जो अध्ययन करता है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? उसे पादप कायिकी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जैविक क्रियाओं का अध्ययन पादप कायिकी के अंतर्गत किया जाता है। इसमें पौधों की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। इसमें पौधे के विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। पादप वर्गीकी का वर्गीकरण से संबंधित है। हड्डियों की पढ़ाई और विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जो हड्डियों की पढ़ाई है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो यह ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके आता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों या अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन है, जबकि ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन है। सोरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन है। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? रुधिर सीरम का अध्ययन है। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन है। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन है। जीव विज्ञान की उपशाखाएं देखा जाए तो कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। कीट संवर्धन का अर्थ कीटे जैसे केचुआ, रेशम कीट का वृद्धि और पालन पोषण का विज्ञान है। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। वर्मी कंपोस्ट केचुए द्वारा तैयार की गई जैविक खाद है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो केचुए द्वारा तैयार की गई जैविक खाद है। अगला टॉपिक आता है जैव विकास। जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में जो अत्यधिक विविधता होता है
उसका कारण क्या है? उसका कारण है उत्परिवर्तन। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवों में अत्यधिक विविधता का मुख्य कारण उत्परिवर्तनवाद है। उत्परिवर्तन जीनों के अनुक्रम में होने वाले आकस्मिक और वंशानुगत परिवर्तन है। यह विकास की नई प्रजातियों की उत्पत्ति के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है। लगभग कब हुआ है? तो 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। वैज्ञानिकों का प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग में 2 से लेकर 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। यह आदिम सागरों में एक कोशिकीय जीवों के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, 2 अरब वर्ष पूर्व सबसे निकटतम और अन्य अंतर है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन है? तो वो नील हरित शैवाल है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया है। इन्हें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए अन्य जीवों का विकास संभव हुआ। ये प्रोकैरियोटिक जीव है। कैसे हैं ये प्रोकैरियोटिक जीव है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित? जो डार्विन ने जो वर्णवाद प्रस्तुत किया, प्राकृतिक वर्णवाद, वो किस पर आधारित है? तो वो आपका ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिटिंग एंड वेरिएशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर है। चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, इन सभी तथ्यों पर आधारित है। जीवों की प्रचुर संतानानुति, ओवर प्रोडक्शन, जीवन संघर्ष, विविधताएं और योग्यतम का उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यह प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1959 में लिखा था। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। उन्होंने बताया था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। उन्हें डार्विनवाद भी कहा जाता है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। जीव विकास को सबसे पहले जीन ब्लेस्टिक डी लैमार्क ने 1809 में समझाया था। उनका सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, इनहेरिटमेंट ऑफ एक्वायर्ड कैरिशल कहलाता है। डार्विन का सिद्धांत 1889 में आया था। विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन होता है? तो किसमें होता है? तो वो होता है पैलियोंटोलॉजी में होता है। जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। इकोलॉजी पर्यावरण और जीवों के संबंधों का अध्ययन है। इंथ्रोलॉजी जंतु व्यवहार और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक वो प्राकृतिक वर्ण है। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन है। डार्विन के अनुसार प्रकृति उन जीवों का चयन करती है जो वातावरण के प्रति अपने अधिक अनुकूलित होते हैं। यह प्रक्रिया नई प्रजातियों के उद्भव का कारण बनती है। फिर आता है वर्ग की टैक्सोनॉमी। सील किस जाति का है? तो सील स्तनपायी है। सील किस जाति का है? तो ये स्तनपायी है सील। सील एक जलीय स्तनपायी जंतु है। यह अपने बच्चों को दूध पिलाता है और उसके शरीर को बाल होते हैं। यह कॉर्निवोरा गण के अंतर्गत आता है जो एक मांसाहारी जंतु है। क्या है? एक मांसाहारी जंतु है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो वो व्हेल मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो वो मेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। यह जलीय स्तनपायी है, ना कि एक मछली है। यह एक जलीय स्तनपायी है। जो ब्लू व्हेल है कि जलीय स्तनधारी है, ना कि कोई मछली है। ये इसका 30 मीटर तक और वजन 180 टन तक होता है। डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन किस में आता है? ये भी एक स्तनधारी है। डॉल्फिन क्या है? तो ये भी एक स्तनधारी है। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जो स्तनधारी वर्ग के वर्गीकृत होता है। ये फेफड़ों के सांस लेती है, बच्चों को जन्म देती है। इसे जरायुज और गंगा नदी की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था। फिर आता है एफएमबिया बताता है। एफएमबिया क्या बताता है? जल और स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को। एफएमबिया किसे बताता है? जल और स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को एफएमबिया बताता है। एफएमबिया या उभयचर वे जंतु है जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेढक और टोंड। यह असमतापी होते हैं और श्वसन मेढकों की त्वचा में गिल्स द्वारा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा उभयचर प्राणी नहीं है? तो कौन कौन है? तो मेढक है, टोड है और सोलामेड है। केचुआ नहीं है। केचुआ एक सरीसृप है। केचुआ जो है, केचुआ टर्टल एक सरीसृप है, ना कि उभयचर है। यद्यपि यह पानी और जमीन दोनों में रह सकता है, लेकिन इसका वर्गीकरण सरीसृप वर्ग में हुआ है। केचुआ को किस में रखते हैं? तो केचुआ को सरीसृप वर्ग में रखते हैं। यह सलयुक्त त्वचा और अंडा देना है, जबकि मेढक, टोंड और सैलेमेडा सच्चे उभयचर है।
जिसे एम्प्लीफेबिनियस कहते हैं। मेढक, टोंड और सैलेमेडा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपने आंत के जल का संग्रह करता है? तो ऊँट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है जो अपने आंतों के जल का संग्रहण करता है? तो वो ऊँट करता है। कौन करता है? तो वो ऊँट करता है। ऊँट अपनी आंत में जल का संग्रहण कर लेता है, जिससे वह रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसमें कुबड़ का वसा जमा होती है, जिसका ऑक्सीकरण करके यह जल प्राप्त करता है। यह रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? तो कौन रह सकता है लंबी अवधि तक जीवित? तो कंगारू चूहा रह सकता है। कंगारू रैट बिना पानी पिए लंबे समय अवधि तक जीवित रह सकता है। यह उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसमें पानी की आवश्यकता बीजों के उपापचय में उत्पन्न जल मूत्र को संकेंद्रित कर पूरी करती है। सर्पों के विष ग्रंथि किसकी समान होती है? तो केशुरकी प्राणी के लार ग्रंथि में। क्या बोलता है? सर्पों के विष ग्रंथियां किसके समांगी होती है? तो केशुरकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की केशुरकी प्राणियों की लार ग्रंथि के समान होती है। सर्पों के विष ग्रंथि केशुरकी प्राणी वेरिटेबल की लार ग्रंथि के समजात होती है। सांप के विष एक प्रकार का परावर्तित लार मॉडिफायर सेल्वर है। यह पाचन और शिकार को मारने देने की मदद करता है। चट्टान में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? चट्टान में जो पादप उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग सैलोब्रिद कहते हैं। चट्टानों में उगने वाले पौधे को सैलोब्रिद लिप्टोफाइट कहते हैं। मरुदुबिद मरुस्थल में, लवणोवृद्ध हेलोफैटिक में खारी मिट्टी को अधिपादप और दूसरे पौधे पर उगते हैं। कुनेन जो मलेरिया के इलाज के लिए उपयोग की जाती है, सिंकोना पादप के किस भाग से आती है? तो छाल से आता है। कुनेन मलेरिया का एक प्रमुख दवा है। इसे सिंकोना के वृक्षों की छाल से प्राप्त की जाती है। यह प्राकृतिक एल्केलाइड है। मलेरिया निदान हेतु आर्थीथर नाम का औषधि प्राप्त होता है बीजी पादप से। आर्थीटर और आर्टिमिनियस मलेरिया रोधी दवाएं हैं। आर्थीटर और आर्टिमिनियस मलेरिया रोधी दवाएं हैं। यह आर्टिमिनस एनुआ नामक जल बीजी पादप से प्राप्त की जाती है। एकोक्लोरिन प्रतिरोधी मलेरिया के प्रभावी है। निम्नलिखित में से किस समूह में जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व है? तो वो डाइटम से है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए डाइटम का परीक्षण किया जाता है। डाइटम एक प्रकार का एक कोशिकीय सवाल है जो पानी में लाए जाते हैं। यदि व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हुई तो पानी के साथ डाइटम फेफड़ों के रक्त में प्रवाह में चले जाते हैं। फिर आता है सहतूत का फल क्या है? तो ये सेरोसिस है। सहतूत का फल क्या होता है? ये सेरोसिस होता है। सहतूत का फल क्या है? तो ये सेरोसिस है। सहतूत को अनानास या कटहल का फल सेरोसिस का प्रकार होते हैं। सेरोसिस एक सग्रंथी फल कॉम्प्लीमेंट फ्रूट है जो संपूर्ण पुष्पक्रम में विकसित होता है। फिर आता कौन सा एक फल है? तो कौन सा एक फल है? तो भिंडी एक फल है। फल कौन सा है? तो भिंडी एक फल है, जबकि आलू, मूली और शकरकंद ये सब तना है। वनस्पति विज्ञान में भिंडी को एक फल है। फल की संरचना में निषेचन के बाद अंडा से ओवरी विकसित होने जैसे बीज होते हैं, जबकि आलू तना, जबकि मूली और शकरकंद जड़ें हैं। आलू क्या है? तो तना है और मूली और शकरकंद जड़ें हैं। फिर आता है पादप कली है। पादप कली है किसका? तो पादप कली है एक भ्रूण टहनी का। पादप कली एक भ्रूण टहनी है कहलाती है। ठीक है। यह आसमिक या अविकसित प्रौढ़ होती है जिसके सिरों में विभाजोतक उत्तक होता है। इसके पत्तियां, फूल और नाई शाखाएं निकलती है। लौंग क्या है? तो लौंग एक तरह का सूखे फूल है। लौंग क्या है? तो सूखे फूल है। लौंग पुष्पों की सूखी हुई पुष्पकली ड्राइड फ्लावर बड है। इसका वास्तविक नाम जाइगिलिन एरोमेटिकस होता है। इसका उपयोग मसालों के औषधि के रूप में करते हैं। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? फूल की कली से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? फूल की कली से प्राप्त करते हैं। इसके बाद अदरक तना है जबकि जड़ नहीं, क्योंकि अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक एक तना राइजोम है क्योंकि इसमें नोड पर्व और इंटरनोड पर्व संधियां पाई जाती है। जड़ों में नोड और इंटरनोड नहीं होता है। आलू और हल्दी में भी भूमिगत तने के उदाहरण है। फिर आता है पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फल और फूल नहीं होते, क्योंकि देखिए क्या बोला, पादप प्लांट जिसमें बीज होते हैं परंतु फल
और फूल नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें फल और फूल नहीं होता है उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म या आवृतबीजी वे पौधे हैं जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन नग्न होते हैं। इनमें फल और फूल नहीं बनते, ये बीज फल के अंदर नहीं बन होते थे। उदाहरण के लिए चीड़, देवदार और साइकस। जिम्नोस्पर्म कौन कौन है? चीड़ है, देवदार है और साइप्रस है। फिर आता है परागन की परिभाषा क्या है? परागन की परिभाषा क्या है? परागन का परागकोश से व्योम छिद्र की ओर स्थानांतरित होने की क्रिया को कहते हैं। परागन क्या है? परागन की परिभाषा क्या है? तो परागकण का परागकोश से व्योम छिद्र की ओर स्थानांतरित होने की क्रिया को परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर देखिए, परागन वह प्रक्रिया जिसमें परागकण पॉलीग्रेन परागकोश से निकलकर उसे दूसरी फल के वर्तिकाग्र में पहुंचाते हैं। निषेचन से पूर्व यह अनिवार्य प्रक्रिया है। निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो यह अंडवाहिनी में होती है। मानव के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। यह शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलन होता है जिसमें युग्मनज बनता है। इसके बाद भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो रफलेसिया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है? रफलेसिया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रफलेसिया है। यह इंडोनेशिया में वर्षा वनों में पाया जाने वाला एक परजीवी पौधा है। इसका व्यास 1 मीटर तथा वजन 11 किलोग्राम तक होता है। इसके बाद आता है कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन कर कीटों, केचुआ, रेशम कीट की वृद्धि के पालन पोषण का विज्ञान है। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। वर्मी कंपोस्ट केचुए द्वारा तैयार की गई जैविक खाद है। जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन है। इसे नव डार्विनवाद के अनुसार जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन डीएनए के अनुक्रम में होने वाले अनुवांशिक वंशानुगत परिवर्तन या विकास और नई प्रजातियों की उत्पत्ति में कच्चा माल उपलब्ध कराता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी का उद्गम आधुनिक मनुष्यों का पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नन पुरुष है। आधुनिक मनुष्यों का पूर्वज कौन है? तो उसे क्रो मैगन मनुष्य माना जाता है। क्रो मैगन मनुष्य मानते हैं। क्रो मैगन मानव का आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। यह पाषाण युग में रहता है और अस्थिर पुजरों का प्रयोग करता है। इसका कपाल गुहा आयतन मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव के लगभग बराबर या उससे थोड़ा अधिक होता है। फिर आता आपका विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है। ठीक है, विकास का कारण क्या है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी का अनुकरण, पीढ़ी दर पीढ़ी का अनुकरण है। फिर आता है ऑर्किटोरिक्स क्या है? ऑर्किटेरिक्स ये जोरासिक युग का एक सर्वपुरातन पंछी था। सर्वपुरातन पंछी था। इसके निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो गर्म खून का प्राणी कौन कौन है? ये देखिए, गर्म खून के प्राणी वे प्राणी होते हैं जो अपने शरीर में तापमान को नियत रखते, जैसे स्तनधारी और पंछी, जबकि टोड उभयचर, मगरमच्छ में सरीसृप और मछली मत्स्य श्रेणी तीनों की शक्ति के प्राणी हैं। फिर आता है वर्गीकरण टैक्सोनॉमी वर्गीकृत किए ना। पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषता का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वे एडीपी कंडोल थे। एडीपी कंडोल ने सर्वप्रथम पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों जाइलम और फिल्म की उपस्थिति का आधार बनाया था। उन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द का प्रतिपादन किया। उन्होंने संवहनी और कोशिकी में विभाजित किया था। ये 2071वां बीपीएससी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे एपीडी कांडोल। लाइकेन और क्लोरोफॉल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं शैवाल और कवक के रूप में। लाइकेन में शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। शैवाल क्लोरोफिल होते हैं और भोजन बनाते हैं, जबकि कवक आश्रय और जल खनिज प्रदान करता है। शैवाल और कवक के मिलने वाले लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग मंचूरिजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोचोजियम कहते हैं। शैवाल और कवक के बीच के संबंध को, शैवाल और कवक के बीच जो संबंध बनता है उसे मोचुओजिम का या सहजीविता कहते हैं। इसमें दोनों भागीदारियों को लाभ होता है, जिसमें भोजन का और आश्रय का प्रदान होता है। पैरासाइटिज्म को एक लाभ और दूसरे को हानि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी पौधा है? तो फन एक संवहनी पौधा है जो टेरोफाइटोफाइटा समूह में आता है। इसमें जल और भोजन का संवहन में जाइलम और फ्लोएम ऊतक में पाए जाते हैं। काई और लिवरेस्टर और हार्नेफ्रॉट बायोफाइटा समूह के पौधे हैं। माइक्रोराइजा का संबंध पौधे का लाभ क्या है? माइक्रोराइजा का संबंध पौधे का लाभ क्या है? खनिजों को बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों की सुरक्षा देना है। माइक्रोराइजा कवक और उच्च पादपों के जड़ों के बीच सहजीवी संबंध होता है। कवक मिट्टी में फास्फोरस और अन्य खनिजों का अवशोषण बढ़ाकर पौधे को देते हैं या पौधे जड़ जनित रोगों के
सूखे की सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। स्पाइरोगैरा निम्नलिखित शैवालों में किसका एक उदाहरण है? तो हरा शैवाल का है। स्पाइरोगैरा एक हरा शैवाल है। इसमें सर्पिलाकार क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें सर्पिलाकार क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसे जलीय रेशे या तालाब का रेशे भी कहते हैं। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण कौन सा है? तो डाइटम है। डाइटम एक कोशिकीय शैवाल है जो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। इसकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है और राइजोपम कवक फ्लोरिना मॉस और अमीबा प्रोटोजोवा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली लगभग 2/3 प्रजातियां कीट और पतंगे इसी संघ में। इसकी विशेषता संयुक्त पैर और काइटिन युक्त बाह्य कंकाल है। संघ क्नाइडोमेट्रा के लिए क्या सत्य है? ये क्या सत्य है क्नाइडोमेट्रा के लिए? क्नाइडोमेट्रा विशेष रूप से समुद्री जंतु है जैसे स्टारफिश। इसमें विशिष्ट जल संवहन नल तंत्र वाटर वेक्यूलर सिस्टम पाया जाता है जो चलन और श्वसन में मदद करता है। ये त्रिस्तरीय और सियोमिक होते हैं जो एक से अधिक कथन सत्य है। लाल रक्त का निकाय जंतु कौन से हैं? तो ये केचुआ है। केचुआ लाल रक्त का निकाय आरबीसी में नहीं पाई जाती है। इसमें लाल रंग इसका रक्त लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन सीधे प्लाज्मा में घुल जाता है। देखिए केचुए में लाल रक्त का निकाय आरबीसी नहीं पाई जाती, ठीक है। और जिसका जो लाल रंग होने का है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन सीधे प्लाज्मा में घुला होता है। और सभी बाकी अन्य में जैसे मेढक, सर्प और मोर में आरबीसी पाई जाती है पर केचुए में आरबीसी नहीं पाई जाती है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है वे कौन सा है? तो इसे माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा ज्ञात जीव है जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि और प्रजनन कर सकता है। इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल का अभाव होता है। विषाणु सहज सजीव कोशिका के बाहर निर्जीव होते हैं। कवक पौधे में नहीं पाया जाता। तो पर्णहरित कवक पौधे में नहीं पाया जाता, ये पर्णहरित है। क्या है? तो पर्णहरित है। कवक फंगस पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इसका कारण वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इन्हें पादप जगत के अलग फंगी जगत में रखा जाता है। जल के बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि ये श्वास नहीं ले पाती है। मछलियां गिल्स गलफ्लाट द्वारा श्वसन नहीं करते जो जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करने की अनुमति होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन को गिल्स अवशोषित नहीं कर पाता और इसलिए पानी से बाहर निकालने पर वे श्वास नहीं ले पाते और मर जाते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के एक सदस्य दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं। मधुमक्खी एक दूसरे को गंध द्वारा पहचानते हैं। भोजन स्रोत की दिशा और दूरी बताने के लिए वे नृत्य करते हैं लेकिन वे आपस में गंध होती है। डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत करते हैं? तो स्तनी में वर्गीकृत करते हैं। फिर मेढक और टोंड में किस उभयचर का उदाहरण है? तो ये मेढक और टोंड अनुरा का उदाहरण है। मेढक और टोंड उभयचर में अनुरा या गण के अंतर्गत आते हैं। अनुरा का अर्थ है बिना पूंछ वाले। वयस्क मेढक और टोंड में पूंछ नहीं होता है। बायोफाइटा की बीजाणु मृत कोशिका होती है। कौन सा होता है? तो वो होता है द्विगणित होता है। बायोफाइटा के बीजाणु मृत कोशिकाएं द्विगणित होती, इसमें असूत्री विभाजन होता है जिसमें अगुणित बीजाणु बनते। बायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। बायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। अब आइए सेल। जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो कोशिका है। कौन सी है? कोशिका है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत स्वीडन और स्वान ने दिया था। कोशिका की शक्ति का स्रोत क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की शक्तिगिरी कहते हैं। यहाँ पे एटीपी बनता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो कौन सा एंजाइम नहीं होता है? विषाणु की अकोशिका जिसमें किसी भी कोई अपचयी प्रणाली एंजाइम तंत्र नहीं होता, ये पोषक कोशिकाओं के एंजाइम का उपयोग करता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो वो आपका जल है। कोशिका सेल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। या कोशिका द्रव्यमान लगभग 70 से 90% तक होता है। जल कोशिका के विलायक के रूप में कार्य करता है और सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का माध्यम है। निम्नलिखित में से आम के पौधे को बंदर दोनों की ओर कोशिकाओं में पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन पादप आम के जंतु बराबर जंतु बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिका में होती है। स्थायी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्या ये विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं? स्थायी ऊतक को पैरामेंट टिश्यू उन कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता को खो चुकी होती है। यह विशिष्ट कार्य करने के लिए विभेदित हो जाती है। विभेदक ऊतक विभाजन में सक्षम होती है।
पौधे और पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना को स्पष्ट करता है? तो वो कोशिका भित्ति को करता है। कोशिका भित्ति पौधे में कोशिकाओं में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। पशु जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और इन दोनों के बीच के प्रमुख संरचनात्मक अंतर है। फिर आता है आनुवांशिकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? तो यूए आनुवांशिका में mRNA तीनों न्यूक्लियोटाइड क्रम अनुक्रम कोडन कहते हैं। नॉनसेंस या स्टॉप कोडन वे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के समापन का संकेत देते हैं। तीन प्रमुख स्टॉप कोडन यूएजी और यूजीए है। मेडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर है। गिरगर जॉन मेडल की आनुवांशिकता का जनन कहा जाता है। उनको आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। उन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पे किया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है? तो क्लोरोप्लास्ट का क्या एक लक्षण है? जो स्वतः प्रज्वलित के योग बन जाता है। तो डीएनए का आरएनए दोनों की उपस्थिति होना। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इस आनुवांशिक सामग्री की उपस्थिति के कारण कोशिकांग स्वप्रकृति सेल्फ रिप्लिकेशन सक्षम है। इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की पहचान 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फेडरिक मिसर ने की थी। वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए के डबल हेक्सिस मॉडल को प्रस्तुत किया, ना कि उनकी खोज किया था। डीएनए के डबल हेक्सिस संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। डीएनए के द्विकंडलीय संरचना डबल हेक्सिस संरचना का प्रतिपादन जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में किया था। इस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यह मॉडल विक्सन और फ्लेकनिंग के एक्सरे के विवर्तन डेटा पर आधारित है। जीव कोशिकाओं के आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? डीएनए उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं के आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल उत्तरदायी है। डीएनए में जीन होते हैं जो आनुवांशिक की मूलभूत इकाई है या प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से लक्षणों को निर्धारित करते हैं। डीएनए में कितने अंतः पात्र पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑर्थन कॉलबर्ग पाए जाते हैं। ऑर्थन कॉलबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र इन वैट्रो परख नली में संश्लेषित किया है। उन्होंने डीएनए के पॉलीमेरेज एंजाइम की खोज की जो डीएनए के प्राकृतिक में मदद करता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर। कार्बनिक कृषि एक ऐसा कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है? जिसमें कार्बनिक खादों के पुनःचक्रित फॉर्म अवशिष्ट और जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में उपयोग करते हैं। कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का उपयोग नगण्य होता है। इसमें कार्बनिक खाद, कंपोस्ट, कृषि अवशिष्ट और जैव उर्वरक जैसे नील हरी शैवाल का अधिकतम उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा? जैविक उर्वरक का एक और दो क्या क्या है? माइक्रोफिजियल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। तो ये क्या लिख रहा है? माइक्रो रीजनल फंगी या ब्लू ग्रीन शैवाल नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये ब्लूसिस यूथिनिजीनियस का एक जीवाणु जिसका उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में करते हैं, ना कि उर्वरक के रूप में। कीटनाशी का उपयोग में उन्नति होती है तो अर्थनीति का होता है। कीटनाशक के उपयोग में फसलों की कीटों से बचाया जाता है जिससे उत्पाद बढ़ता है। फसल उत्पादन में बढ़ने से किसान के देश में अर्थनीति के सुधार होता है। हालांकि इसका अत्यधिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। फिर आता है मानव शारीरिक क्रिया और विज्ञान। ह्यूमन साइको में कंकाल और मांसपेशी सबसे पहला चैप्टर। कंकाल के हिस्से में जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मुड़े जा सकते हुए क्या कहलाते हैं? उसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज उपस्थिति कंकाल का वह भाग है जो हड्डी जितना कठोर नहीं होता और लचीला होता है। यह नाक, कान और अस्थियों से जोड़कर जोड़ों पर पाया जाता है। यह घर्षण को कम करता है। मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सही क्या क्या है? मांसपेशी मांसपेशी जोड़े का काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशी छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। मांसपेशियों में केवल हड्डी का खिंचाव पल करती है, धक्का नहीं देती है। गति के लिए दो मांसपेशियों की विपरीत दिशा में जोड़े में काम करना पड़ता है जिसे फ्लेक्सर और एरकेस्टिक्स कहते हैं। सिकुड़ने पर यह छोटी और मोटी हो जाती है। मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। कौन सा प्रोटीन है ये? एक्स्टिन और मायोसिन है।
और मांसपेशियों में संकोचन के मुख्य रूप से एक्स्टिन और मायोसिन प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं। एक्स्टिन पतले तंतु है और मायोसिन मोटे तंतु है। एक्स्टिन पतले तंतु होते और मायोसिन मोटे तंतु होते हैं। इसके फिसलने से पेशी संकुचन होता है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो उपकला कोशिका उपकला उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों के बाहरी और भीतरी सतहों की निर्माण करती है। यह नाक, फेफड़ा, अग्नाशय, त्वचा आदि सभी में पाया जाता है। ये मानव शरीर में यकृत और मांसपेशियों के संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। किसमें होता है? पॉलीसेकेराइड में होता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। यह ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का बहुलक है और जंतुओं की ऊर्जा के भंडार का मुख्य रूप से करता है। यह जंतु का स्टार्च भी कहते हैं। वयस्क मानव में हाथों के पैरों की हड्डियों की संख्या मानव का सभी हड्डियों की संख्या में लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 50% तक। वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है। हाथ और पैर की उंगलियों की कुल हड्डी 126, 60 हाथ में, 60 पैरों में और 6 मेखलाएं होती है। प्रतिशत में कहा जाए तो 61% होगा। केसुरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो केसुरुक रज्जु में आपका 31 जोड़ी रज्जुकाएं होती है। केसुरक रज्जु में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 43 जोड़ी तंत्रिकाएं परिघात तंत्रिकाएं बनती है। मनुष्यों के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्यों के जीवन में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। 12 दांत स्थायी चवर्णक केवल 1 बार निकलते हैं। 32 हो गया। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। कपाल में 8 गो, चेहरा में 14 गो, कर्ण अस्थि में 6 गो और हाइड्रा में 1 होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कितना है? तो ठोस होती है। मनुष्यों में पैर की हड्डी जिसे फीमर या ट्रिबिया ठोस और मजबूत होती है ताकि शरीर का भार उठा सके। पंछियों की हड्डियां खोखली होती ताकि वे जड़ सके। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 वर्ष की आयु में हड्डियों की संख्या 206 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के अवशोषी अंग नहीं है? तो अवशोषी अंग कौन सा नहीं है? तो कौन सा अंग अवशोषी अंग नहीं है? तो कौन कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में अवशोषी अंग नहीं है? तो कौन कौन है? निकोटिंग पर्दा है, कर्णपर्ली की कर्नाभ की मांसपेशियां हैं और वर्मीफोम अपेंडिक्स है। अवशोषी अंग वेजिटेरियन ओरिजिन वे हैं जो पूर्वजों के क्रियाशील थे लेकिन अब निष्क्रिय है। कृदंत दांत भोजन के काटने के लिए पूरी तरह क्रियाशील और उपयोगी है, अतः ये अवशोषी अंग नहीं है। अपेंडिक्स कर्ण पल्लव पेशी और निस्मिक पटल अवशोषी। अपेंडिक्स कर्ण पल्लव और पेशियां और निमेशक पटल अवशोषी अंग है। डैश मांसपेशियों की जो हड्डियों को जोड़ता है। कौन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? तो कांडला। कांडला मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। कांडला जो है ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। अस्थिर बंधु लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। उपास्थि जोड़ों को गद्दी का काम करता है। कंधे पर पाए जाने वाले जोड़ डैश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नितंब में। कंधे के कुदंक खलिका संधि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाई जाती है। यह जोड़ नितंब में भी पाया जाता है जो फीमर हड्डी की श्रेणी मेखला को जोड़ती है। कोहनी और घुटने को में कब्जा संधि होती है। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? तो उसे कहते हैं हम लोग त्वचा कहते हैं। त्वचा शरीर के तापमान का नियंत्रण थर्मोजेनरेशन में सबसे सक्रिय भूमिका निभाती है। पसीने के वाष्पीकरण और रक्त वाहिकाओं में फैलने और सिकुड़ने के माध्यम में यह तापमान स्थिर रखती है। स्पेडिक्स एक क्या है? तो स्पेडिक्स एक मांसपेशी है। स्पेडिक्स मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। यह मध्य कान में पाई जाती है और स्टेपी झंडी सबसे छोटी हड्डी के स्थिर होती है। यह तेज ध्वनि से कान की क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। अब आइए अगला टॉपिक है पाचन तंत्र। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय कर मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय से स्रावित होता है और यह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है और उसे ग्लाइकोजन में बदलता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा कहाँ जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। आंतज्वार मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंतज्वार आंतों को प्रभावित करता है। आंतज्वार सीलोनोमा टाइफी जीवाणु द्वारा होता है, जैसे कि इसका नाम है। मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है। आंतों के घाव हो सकते हैं। मनुष्यों में एक्साटॉनिक्स खाद्य विषमयक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। अल्फा टॉनिक्स एक विषैली पदार्थ है जो कवक जैसे
एस्पेजेटिस द्वारा उत्पन्न होता है। यह दूषित भोजन अनाज और मूंगफली के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और यह मुख्य रूप से यकृत को क्षति पहुंचाता है और यकृत में कैंसर का कारण बनता है। फिर आता है पाचन तंत्र। लाइपेज एंजाइम का स्रोत है। लाइपेज का स्रोत कौन सा है, तो वो अग्नाशय है। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह वसा के वसीय अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को तोड़ता है। इसका मुख्य स्रोत अग्नाशय है। हालांकि यह अग्नाशय के लार ग्रंथियों को थोड़ी मात्रा में स्रावित करता है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के लिए साथ मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग एमाइलेज कहते हैं। हमारे मूलार में पाया जाने वाला एमाइलेज एंजाइम टायरीन है। यह भोजन के स्टार्च को माल्टोज शकरा में तोड़ता है। पेप्सिन अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, तो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मानव अमाशय में भीतियाँ पैराटाइल कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसकी अधिकता से एसिडिट अम्लता की समस्या होती है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन है, तो पीछे का भाग है। मनुष्य के जीव में पीछे का भाग पैराटोरिक पार्ट कड़वे स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। अग्र भाग ट्रिप मीठे के लिए है। किनारे के खट्टे और नमकीन स्वाद के लिए है। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बहिस्रावी के रूप में कार्य करता है, तो वो है आपका अग्नाशय है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्रैंड है। यह अंतःस्रावी लेगरहेंस द्वीपिका इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करता है। बहिस्रावी ग्रंथि बहिस्रावी भाग पाचक एंजाइम अग्नाशय रस स्रावित करता है। आहार नाल में कौन सा भाग यकृत के पित्त में प्राप्त होता है, तो छोटी आंत है। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्राशय में जमा होता है और छोटी आंत में ग्रहणी के भाग को छोड़ा जाता है। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्राशय में जमा होता है और छोटी आंत के ग्रहणी के भाग में छोड़ा जाता है। पित्त वसा का पायलसीकरण में मदद करता है। यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, पिट्यूरी है। देखो क्या लिखता है, लक्रीमल ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं बल्कि यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लक्रीमल ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है बल्कि यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। यह आंखों में आंसू स्रावित करता और नुकीला युक्त होती है। थायराइड और पिट्यूरी अंतःस्रावी ग्रंथि, जबकि थायराइड और पिट्यूरी अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती है, जबकि लक्रीमल अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लक्रीमल क्या है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है, आंखों में आंसू को स्रावित करती है और लक्रीमल से ही हम लोग का आंखों में आंसू आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में स्वाद कौन से जीव के स्वाद नहीं है, तो मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, धमिक, खट्टा, तीखा कोई कौन सा नहीं है, तो 4 मसालेदार कोई स्वाद नहीं है और तीखा कोई स्वाद नहीं है। वैज्ञानिक रूप से मान्य 5 ही स्वाद है, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उधामी। तीखा और मसालेदार कोई स्वाद नहीं बल्कि ये दर्द और जलन की अनुभूति है। फिर आता अगला टॉपिक है विटामिन और पोषण। निम्नलिखित में से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो चावल कार्बोहाइड्रेट है। चावल कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है। 100 ग्राम पके चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 99% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। गेहूं, जौ, मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन चावल में इसकी प्रधानता सर्वाधिक होती है। मानव शरीर में कितना होता है, तो लगभग में 70% पानी होता है। पैरागेमा निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है, पैलेगेमा किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से। पैलेगेमा विटामिन B3 नियासिन निकोटीन की कमी से होता है। किसका होता है, विटामिन B3 की कमी से। प्लेगा किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। इसमें इसके लक्षण क्या क्या है, तो डायरिया, डायबिटीज या त्वचा रोग या डायमेशिया होता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने का प्रभावी होता है उसे कहते हैं विटामिन के कहते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग जमाने के लिए आवश्यक है। यह यकृत में प्रोथेम्बिन में निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से चोट लगने से रक्तस्राव नहीं रुकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं विटामिन के का। विटामिन के का उपयोग प्रतिसंधक विषों में एंटीडोट प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। यह रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ऑपरेशन से पहले इसकी जांच जरूरी है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। मानव शरीर यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा में संचित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से रतौंधी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा
युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन कौन सही सुमेलित है? रेटिनॉल, जीरोपैलेथेमिया है, साइनोकोबालामिन, रक्तअल्पता है, आर्गिक एसिफेरॉल, रिकेट्स है। बेरी रोग विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल की कमी से। टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से जीरोथेल्पिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को आर्गिक एसिफेरॉल, किस विटामिन को आर्गिक एसिफेरॉल कहते हैं? तो आर्गिक एसिफेरॉल किसे कहते हैं? विटामिन डी टू को हम लोग आर्गिक एसिफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखिए, विटामिन D2 को आर्गिक एसिफेरॉल कहा जाता है, या विटामिन D3 कॉलिक एसिफेरॉल को कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो कौन कौन सही सुमेलित है? ये देखिए, विटामिन डी का स्रोत क्रोड लीवर तेल, विटामिन ई का स्रोत गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के का स्रोत अल्फा है। वही संतरा विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन B1 बहुत कम मात्रा में होता है। इसके बाद जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन B12 है। इसका रासायनिक नाम साइलोकोबामिलिन होता है और रक्त आरबीसी और तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है। कोबामिलिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो कोबामिलिन किसका नाम है? विटामिन B12 का नाम है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है। इंसुलिन रासायनिक रूप से एक प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है। यह 51 अमीनो अम्लों की श्रृंखला से बना होता है। यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में स्रावित होता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। फिर आता अधिकतम एंजाइम होता है। अधिकतम एंजाइम क्या है? तो अधिकतम एंजाइम प्रोटीन है। लगभग सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं और यह जैव उत्प्रेरक बायोक्रिस्टली के रूप में कार्य करते हैं और रासायनिक क्रियाओं को तेज करते हैं। जैविक झिल्ली बनी होती है। जैविक झिल्ली किसके बनी होती है? जैविक झिल्ली लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजक के प्रत्येक प्रजाति की कोशिका और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। जैविक झिल्लियां जैसे कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन के बनी होती है। इसके अनुपात के प्रकार के प्रजातियां और कोशिका के कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, जिससे फ्लूइड मोजेक मॉडल द्वारा समझाया गया है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होते हैं। जैविक तंत्र में रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने उत्प्रेरित करने और पदार्थ के एंजाइम कहते हैं। यह विशिष्ट प्रोटीन होते हैं और उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी होता है। इसमें मसूड़ों में खून आना, घाव भरने में देरी होना मुख्य लक्षण है। खट्टे फल आंवला नींबू संतरा इसका मुख्य स्रोत है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म के स्वास्थ्य रखने के लिए जरूरी होता है वो कौन सा है? तो वो विटामिन सी है। विटामिन सी खट्टे फलों में प्रचुरता से पाया जाता है। यह त्वचा चर्म के स्वास्थ्य रखने, कोलेजन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह जल में घुलनशील होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत, क्योंकि दूध विटामिन सी होता ही नहीं है। दूध का लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इसे विटामिन सी के अत्यंत कम और नगण्य मात्रा में होता है। विटामिन सी की घटिया स्रोत है। थायराइड की ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और घेंगा रोग हो जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो गाजर है। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। गाजर बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में विटामिन ए को बदल देता है। पपीता, आम, हरी पत्तियां, सब्जी, दूध है। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत गाजर को प्राप्त है। आंखों में रोशनी रतौंधी से बचाव के लिए आवश्यक होता है। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो शराब के उत्पादन में खमीर का उपयोग करते हैं। फिर अगला देखिए क्या है। खमीर का उपयोग शराब तथा बियर जैसे मादक पेय के उत्पादन के लिए किया जाता है। यह अनाज में शर्करा के किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। अब अगला टॉपिक है श्वसन तंत्र। निम्नलिखित में से किस क्रिया से पृथ्वी में हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन बढ़ती है? तो कैसे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन बढ़ती है? प्रकाश संश्लेषण से बढ़ती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी के वातावरण ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने और बढ़ाने में सहायक होता है। इसके विपरीत श्वसन और दहन जैसी क्रियाएं ऑक्सीजन का उपयोग करती है। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाती है। डायफ्राम क्या हो जाती है? तो डायफ्राम गुंबदाकार हो जाती है। निःश्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा
फेफड़ों से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम ऊपर की ओर खींचा कर गुंबदाकार हो जाता है, जिससे फेफड़ों में आयतन कम हो जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है? तो चपटा होता है। स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम संकुचित होकर चपटा हो जाता है और डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित एक प्रमुख श्वसन मांसपेशी है जो श्वास लेने में सहायता करती है। डायफ्राम को चपटा होने से वृक्क गुहा का आयतन बढ़ता है और हवा फेफड़ों में भरती है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है कब होती है? जब उसके तीनों साथ मौजूद हो। नाड़ी बंद हो जाती है, हृदय गति रुक जाती है, आंखों की पुतलियों में स्थित फैला हुआ और प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। एरेबियन श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 निष्कासन होता है? तो 3 में होता है। एरेबिक श्वसन के दौरान 3 अलग अलग चरणों में CO2 मुक्त होती है। ये चरण है एट्रियोल एसिटाइल COA का निर्माण केप्स चक्र में 2 विशिष्ट स्थानों पर होता है। श्वसन की इस प्रक्रिया में ग्लूकोज एक पुनः ऑक्सीकरण होता है। अब अगला टॉपिक हमारा है परिसंचलन तंत्र सर्कुलर सिस्टम। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या है? तो लिप्टोसाइट है। लिप्टोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है, क्योंकि ये एंटीबॉडी स्रावित करता है। ये श्वेत रक्त कोशिका WBC का एक प्रकार है जो अस्थिर मज्जा में बनती है। लिप्टोसाइट 2 प्रकार का होता है, बी लिप्टोसाइट और टी लिप्टोसाइट। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का में से एक का नाम है जो अस्थिर मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त की कणिकाओं में बना हुआ शुरू हुआ। रक्त कणिकाएं कौन सी है? तो वो श्वेत रक्त कणिका है। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर में रक्त के श्वेत रक्त कणिकाओं में WBC की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। यह असामान्य कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है और सामान्य रक्त कोशिकाओं का स्थान ले लेती है। यह रोग अस्थिर मज्जा से शुरू होती है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम के प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो वो रेडियो समस्थानिक कौन सा है? ये देखिए, ल्यूकेमिया के इलाज के लिए रेडियो फास्फोरस P32 और कोबाल्ट 60 दोनों का प्रयोग होता है। ल्यूकेमिया का जो इलाज होता है उसमें रेडियो फास्फोरस P32 का और कोबाल्ट 60 दोनों का उपयोग होता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 गामा किरणों से निकलती है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त का कुल परिणाम कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के लिए सबसे लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। यह शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8% या लगभग में 1/13 भाग होता है। रक्त में एक तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर के परिसंचलन करता है। फिर आता है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ये लाल रक्त कोशिकाएं RBC में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण लौह युक्त प्रोटीन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने में भी मदद करता है। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के आपस प्रवाह को कौन रोकता है? हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? तो हृदय का वाल्व रोकता है। हृदय का वाल्व के संकुचन के दौरान रक्त के विपरीत दिशा में बहने से रोकता है। हृदय में 4 मुख्य कक्ष है, 2 आलिन 2 निलय। निलय रक्त के शरीर के अंगों को पंप करता है, इसलिए उसकी दीवारें मोटी होती है। आधन ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के क्या लिखा है? आधन ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि डैश के भी संगत होती है। किसके संगत होती है? तो यह RH कारक के संगत होती है। रक्त आधन ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन में के समय रक्त का समूह ABO के साथ RH कारक का संगत भी अनिवार्य है। RH कारक की खोज लैंडस्टीमर और वीनर ने रीसर बंदर के रक्त से की थी। असंगत RH कारक वाले रक्त को चढ़ने से गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती है। निम्नलिखित में से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन है? तो रक्तदाब का मापक यंत्र उसे सिग्मेनोमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सिग्मेनोमीटर कहते हैं। इसमें सिग्मेनोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह स्वस्थ मनुष्य के सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। इसमें 120 प्रकुंचन दाब और 80 अनुशीतलन दाब को दर्शाता है। मानव शरीर के किस अंग में लिप्टोसाइट का निर्माण होता है? तो किसमें होता है लिप्टोसाइट का निर्माण? लिप्टोसाइट का निर्माण तिल्ली, प्लीहा, अस्थिर मज्जा और थाइमस ग्रंथि में होता है। ये कोशिकाओं के शरीर में सुरक्षा तंत्र और गश्ती सेना की तरह कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त के
संचालन में मदद करता है। रक्त के संचलन में कौन मदद करता है? तो उसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एरिथ्रोसाइट जिसे लाल रक्त कण के आरबीसी भी कहते हैं, रक्त के परिसंचलन तथा ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है। इसका मुख्य कार्य फेफड़ों में ऑक्सीजन के ऊतकों तक पहुंचना और CO2 को वापस लाना है। रक्त के अन्य घटक में लिम्फोसाइट, प्लेसेटो, प्लेरेट क्रमशः प्रतिरक्षा और धक्का लगकर जमने का कार्य करते हैं। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण कौन करता है? तो रक्त समूह का निर्धारण माता पिता से प्राप्त जीनस या एलिमस के आधार पर होता है। आरबीसी की तरह उपस्थित विशिष्ट एंटीजन रक्त समूह तय करते हैं। सार्वभौमिक कार्य रक्त समूह का क्या है? तो वो AB है। क्या कहता है? AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राहिक यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। इस समूह में व्यक्ति किसी भी अन्य समूह के रुधिर का दिया जा सकता है। इसके समूह में O समूह विशेषकर O- सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता वर्ग में सर्वदाता समूह ग्रुप में कौन आता है? तो O आता है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सर्वदाता कहा जाता है। इसमें एंटीजन नहीं होता और इसमें प्राप्त करना शरीर में प्रक्रिया नहीं होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु प्राप्त होती है? मायोग्लोबिन से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो लोहा प्राप्त होती है। मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो लोहा धातु पाई जाती है। यह मुख्य रूप से सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन के समान जो रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। मनुष्यों के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को उसे हम लोग डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। रक्त में कृत्रिम रूप से शुद्ध करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब व्यक्ति का किडनी कार्य ठीक से ना करता हो। यह रक्त में विषमता पदार्थ और अतिरिक्त तरल के छान कर बाहर निकालता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त तरल भाग में होता है? तो तरल भाग में कौन है? तो प्लाज्मा है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो कुल रक्त आयतन के लगभग 55% तक होता है। प्लाज्मा में लगभग 92% जल और शेष प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं। शेष 95% आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स होता है। रक्त के त्रुटिकरण हीमोग्लोबिन इनमें से क्या दिखाता है? तो वह दाता कोशिका अरक्तता को दिखाता है। दाता कोशिका अरक्तता सेल एनीमिया में एक आनुवंशिक विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन त्रुटिपूर्ण होता है। इसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं दाती के आकार में हो जाती है और रक्त प्रवाह बाधित होता है। हीमोफीलिया रक्त थक्के न जमने से संबंधित एक अलग विकार है। लैक्टियल्स किससे संबंधित कारक है? लैक्टियलिसिस किससे संबंधित कारक है? तो वसा के अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियलिस छोटी आंतों की विलाई से स्थित होता लसिका वाहिका है। इसका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा का अवशोषण करना है। इसका व्यास सामान्य रक्त कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या है? सबसे बड़ी कोशिका का प्रकार क्या है? तो वो है आपका लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी रक्त श्वेत कोशिकाएं हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा में प्राथमिक भूमिका निभाती है। ठीक है, ये रोगाणुओं को नष्ट होने, संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। ये सभी WBC में सर्वाधिक मात्रा में एंटीबॉडी स्रावित करने के लिए कोशिका है। परिसंचलन तंत्र क्या है? परिसंचलन अब हम लोग करेंगे परिसंचलन तंत्र, सर्कुलेशन। ट्रैकोडिया में हृदय गति होती है तेज। ट्रैकोडिया में हृदय गति कैसे होती है? तो तेज होती है ट्रैकोडिया में। ट्रैकोडिया में एक चित्कर्ष स्थिति है जिसमें हृदय की गति सामान्य से तेज हो जाती है। चित्कर्ष विज्ञान के अनुसार जब हृदय 1 मिनट में 100 या उससे अधिक बार धड़कता है तो उसे ट्रैकेडिया कहते हैं। इसके विपरीत यदि हृदय गति प्रति मिनट 60 से कम हो जाए तो उसे ब्रैकेडिया कहा जाता है। फिर आता है उत्सर्जन तंत्र। वीर्यक में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना है? तो वो आपका 1200 सीसी है। मानव वीर्यक में प्रति मिनट लगभग में 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। ये प्रवाह हृदय द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए रक्त के लगभग 1/5 के बराबर भाग होता है। वीर्यक में मुख्य कार्य रक्त को छानना, शरीर में विषमता पदार्थों के मूत्रों का माध्यम से बाहर निकलना है। फिर आता मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है? मानो कौन सा जोड़े की ग्रंथि के रूप में मौजूद होती है? तो वो अधिवृक्क है। अधिवृक्क ग्रंथि एडिनल ग्लैंड मानव शरीर में जोड़े के रूप में प्रत्येक वृक्क गुर्दे के रूप में स्थिर होती है। यह एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है जो जीवन रक्षक हार्मोन का उत्पादन करती है। यकृत, अग्नाशय और पेनियल ग्रंथि शरीर के एकल सिंगल में पाई जाती है। मानव गुर्दे के निष्पादन इकाई को क्या कहते हैं? मानव गुर्दे के निष्पादन इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मानव गुर्दे किडनी की कार्यात्मक
संरचनात्मक निष्पादन इकाई नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन रक्त से पानी, आयरन और छोटे अणुओं को छानकर अवशिष्ट पदार्थों को अलग करती है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, जबकि नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की है। मनुष्य के गुर्दे में किसके तंत्र का हिस्सा है? तो ये मल त्याग का है। मनुष्य के गुर्दे में मल त्याग या उत्सर्जन प्रणाली का प्रमुख हिस्सा है। इसका प्राथमिक कार्य रक्त के तरल अवशिष्ट और अरक्तित लवणों को छानकर मूत्र का निर्माण करना या शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। फिर आता तंत्रिका तंत्र। इलेक्ट्रोएसोफोग्राम निम्नलिखित में किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह मस्तिष्क का है। ईईजी का उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों और कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए किया जाता है। इसके विभेदन प्रबंधन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। हृदय की गतिविधि मापने के लिए ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो वो हाइपोथैलेमस करता है। मानव शरीर के तापमान नियंत्रण का मुख्य केंद्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग है। इसके अलावा यह भूख, प्यास, क्रोध, प्रेम और पसीना जैसे भावों को भी नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के नियमन को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। यह जल उपचय के रक्तदान में मदद करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो केसुरुक रज्जु में है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का रिफ्लेक्सिक एक्शन मुख्य नियंत्रण केंद्र कोशिका रज्जु मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना है जो उद्दीपनों को ग्रहण कर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए पैर से कांटा चुभने पर बिना सोचे पीछे की ओर खिंचाव होना। निम्न शरीर में से कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करती है? तो कौन करता है शरीर के संतुलन को? शरीर के संतुलन के लिए आंतरिक कान के मेकुला, क्रिस्टा और सेरिब्रम उत्तरदायी है। शरीर के संतुलन के लिए कान के मैक्यूला और क्रिस्टा और सेरिबेलम दोनों उत्तरदायी है। सेरिबेलम जिस पर छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, मुद्रा, पोजीशन और संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। फिर आता आगत और निगत तंत्रिकाएं मिलती है कहाँ पर? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। सभी संवेदी आगत और चालक निगत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस का आकार मिलती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु शरीर के मुख्य प्रसंस्करण केंद्र, प्रोसेसिंग सेंटर है। या शरीर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की तरह सूचनाओं का संसाधित और समाहित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तो तीसरी आंख पीनियल को कहते हैं। मस्तिष्क के स्थित अंतः छोटी पीनियल ग्रंथि तीसरी आंख कहा जाता है। यह मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। फिर आता है अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। हार्मोन का स्रावन अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सीधे रक्त में लिया जाता है। इसे नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्राव द्वारा नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। हार्मोन शरीर के रासायनिक दूत कहलाते हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के विनियमित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है। इंसुलिन एक महत्वपूर्ण जंतु हार्मोन है जो अग्नाशय से स्रावित होता है। रासायनिक रूप से यह एक पेप्टाइड प्रोटीन है जो 51 अमीनो अम्ल का बना होता है। इंसुलिन की कमी से रक्त का शर्करा बढ़ जाती है जिससे मधुमेह रोग होता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को करता है। इंसुलिन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को उपापचय को विनियमित करता है या शरीर के आंतरिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में के लिए प्रेरित होता है। निम्नलिखित में किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इसके बाद निम्नलिखित कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा हार्मोन अग्नाशय से इंसुलिन अग्नाशय क्या लिखा? अग्नाशय के लेगरहेंस द्वीपिकाओं से बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्रावित होता है जबकि थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों को दूध का स्राव उत्पन्न करता है? स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव को कौन भूमिका निभाता है? वह ऑक्सीटोसिन है। कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों में दूध निष्कासन में सहायता करता है। यह हार्मोन गर्भाशय की पेशियों में संकुचन को भी प्रेरित करता है। गायों और भैंसों में अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन पेलोटिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली
होती है तो किससे मिली होती है? थायरॉक्सिन से मिली होती है। किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो तुम्हारा थायरॉक्सिन में मिली होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिसे T4 भी कहते हैं। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, जो शरीर के उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, क्योंकि आयोडीन ग्रंथि पर्याप्त थायरॉक्सिन नहीं बना पाता है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? तो TSH है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह हार्मोन का स्रावन अग्रपेटीय ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। रक्त में थायरॉक्सिन की कमी से होने पर मस्तिष्क में TSH का स्तर बढ़ जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ठीक है। और सहज प्रणाली में परिवर्धन कौन सा है? तो प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली इंटरनल सिस्टम मुख्य तंत्रिका तंत्र का भाग जो बुनियादी कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके विकास की प्रणाली को स्वपोषी क्रिया सेल्फ सस्टेनिंग एक्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो वो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन मुख्य मादा लिंग हार्मोन है, जो अंडाशय से स्रावित होता है। महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण स्तन और गर्भाशय के विकास के लिए उत्तरदायी है। एड्रोजन मुख्य रूप से पुरुष लिंग हार्मोन है। जनन और भ्रूणीय विकास क्या है? गर्भाशय में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में किरणों और तरंगों में किसका प्रयोग करते हैं? तो पराध्वनि तरंगों का करते हैं। गर्भावस्था शिशु भ्रूण के विकास की जांच के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी एक सुरक्षित तकनीक है, क्योंकि इसमें आयनिक विकिरण एक्सरे का उपयोग नहीं होता है। या उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती है, जो भ्रूण की छवि बनाने में मदद करता है। भ्रूण किससे मिलता है? तो भ्रूण बीज होता है। पौधे में भ्रूण एम्ब्रायो बीज पाया जाता है। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है, जिसके भीतर भ्रूण सुरक्षित होता है। अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान यही भ्रूण बीज से बाहर निकलकर नन्हे पौधे के रूप ले लेते हैं। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचलन कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचलन कैसे होता है? तो जीनों के सम्मिश्रण ब्रीडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीनों के मिश्रण सल्फिंग से होता है। लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचलन जेनेटिक वेरिएशन, जीन में सम्मिश्रण, जीन के मिश्रण सल्फिंग और गुणसूत्रों के बदलाव के कारक है। यह प्रक्रिया संतानों को अपने जनकों के भिन्न और विशिष्ट बनाती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होने वाले क्रॉसिंग ओवर इस विचलन का मुख्य आधार है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होता है। मानव में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी फॉलोपियन ट्यूब में नली में संपन्न होती है। मैथुन के दौरान करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रवेश कर गर्भाशय ग्रीवा की ओर बढ़ते हैं। अंततः केवल शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंचकर अंडाणुओं को निषेचन करते हैं। अब आता है पादप कायके में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है, जो पादप कोशिका क्लोरोप्लास्ट के नामक कोशिकांग में होता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल पनहर्मी में पाया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसमें कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो वो O2 ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन O2 का उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया में H2O के अणुओं को टूटने पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसका मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण अंधेरी प्रक्रिया का वास्तविक स्थल कौन है? तो स्ट्रोमा है। प्रकाश संश्लेषण में अंधेरी अभिक्रिया डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्टमा के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। स्ट्रोमा में उपस्थित एंजाइम वातावरण में CO2 का अपचय करके उसके शर्करा में बदल जाता है। किसे बदल जाता है? शर्करा में बदल जाता है। फिर आता है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो क्या अवशोषित करते हैं? CO2 को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करते हैं। यह अवशोषण पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होता है। CO2 का उपयोग शर्करा के संश्लेषण क्रिया किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है? तो CO2 आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस अनिवार्य घटक या बिना कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के संभव नहीं है। यह प्रक्रिया में समीकरण में 6 गो CO2 और 12 गो H2O मिलकर
H12O6 और 6H2O और 6 को O2 निकालता है। सौर ऊर्जा में एटीपी किसमें बदल सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोप्लास्ट एटीपी में रूपांतरित कर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक रूप एटीपी में रूपांतरण क्लोरोप्लास्ट में होता है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण लाइट रिएक्शन के दौरान होता है। क्लोरोफिल प्रकाश किरणों को पकड़कर ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करता है। श्वास प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो क्या सत्य है? ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, ऊर्जा स्रावित होती है और एडीपी के रूप में भंडारित होती है। पर ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी में भंडारित, ये बात गलत है। एक मिनट, कौन सा कथन सत्य है? तो ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित होती है। श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है और एटीपी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया कोशिका श्वसन कहलाती है। एटीपी की कोशिका को मुद्रा योज एनर्जी करेंसी कहा जाता है। प्रकाश के लिए पौधे का झुकाव का मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है प्रहर का छायादार भाग और ऑक्सीन का विसरण। मुख्य प्रकार एक तरफ से होता है और पादप हार्मोन ऑक्सीन की छायादार भाग की ओर विकसित होता है। छायादार हिस्से में ऑक्सीन की उच्च सांद्रता कोशिकाओं की अधिक लंबाई के बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रहर व हिस्सा अधिक मुड़ जाता है और प्रकाश पौधे में झुका हुआ दिखाई देता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग परासरण कहते हैं। मिट्टी से जल के जोड़े जड़ों द्वारा अवशोषण परासरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। मूल रोम मिट्टी के संपर्क में रहकर परासरणी दाब के अंतर के कारण पानी सोखता है। विसरण गैसों का आदान प्रदान के लिए होता है, जबकि परासरण जल के परिवहन के लिए है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन अथवा रात्रि दोनों में होता है। दिन अथवा रात्रि में, दिन में तथा अथवा रात्रि में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन प्रकाश सूर्य के प्रकाश में अथवा रात्रि चंद्रमा या कृत्रिम प्रकाश दोनों में संभव है। समुद्री शैवाल अक्सर चंद्रमा के प्रकाश में क्रिया करते हैं। समुद्री शैवाल बिजली के बल्ब में रोशनी, विद्युत बल्ब में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। फिर आता है आपका पेड़ पौधे और पेड़ों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 का उपयोग करते हैं। यह पृथ्वी के जीवन के लिए प्राथमिक स्रोत होता है। पृथ्वी की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर है? प्रकाश संश्लेषण का वास्तविक स्थल प्रजातियों का मेसोफिल उत्तक और उसमें मौजूद क्लोरोप्लास्ट में है। फिर आता है यह क्रिया पौधे के सभी हरे क्लोरोप्लास्ट युक्त भाग में होते हैं। निम्नलिखित में किसके लिए प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश के अवशोषित करने में। क्लोरोफिल में प्रकाशग्राही है जिसका मुख्य कार्य सौर ऊर्जा को अवशोषित करना। यह विशेष रूप से स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्रों में प्रकाश को सोखता है। अवशोषित ऊर्जा का उपयोग जल के अणुओं को तोड़कर रासायनिक ऊर्जा बनाने में किया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को डैश तरंग दैर्ध्य में अवशोषित करता है तो लाल और नीले में करता है। क्लोरोफिल मुख्य रूप से लाल लगभग तरंग दैर्ध्य में, नीले लघु तरंग दैर्ध्य प्रकाश का अवशोषण करती है। यह हरे प्रकाश का अवशोषण बहुत कम करती है क्योंकि यह परिवर्तित हो जाता है। परावर्तित हरे प्रकाश के कारण ही पत्तियां हमें हरी दिखाई देती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे अपघटन कहते हैं। मृत शरीर में कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया या कवक द्वारा सरल तत्वों में तोड़ने को अपघटन कहते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस जैसे तत्व पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं और अपघटन करने के लिए जीवों को अपघटक या प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। अब आता है पादप का पोषण। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन कौन है? तो पादप हार्मोन आपका साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सिन है। देखिए क्या लिखा है। पादप हार्मोन वे रसायन है जो पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। पादप हार्मोन वे रसायन है जो पौधे के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। प्रमुख पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, एथिलीन और एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस पौधे में खाद्य संग्रह करने के लिए इसमें अपने स्टेम को संशोधित करता है? तो वो अदरक करता है। अदरक एक संशोधित भूमिगत तना है जिसमें प्रकंद कहा जाता है। इसमें गठे और पेरिया पाई जाती है जिसमें तना होने की पुष्टि करता है। मूली, गाजर और चुकंदर जड़ों के रूपांतरण है, तने का नहीं है। संवहनी वैक्यूलस पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। पौधे क्या लिखा है? पौधे में
पौधे में जल के खनिज पोषक तत्वों को ऊपर ऊपर की ओर संवहन जाइलम उत्तक करता है। जाइलम संवहनी पौधे में एक निर्जीव जटिल उत्तक है। फ्लोएम उत्तक पत्तियों में तैयार भोजन के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फिर आता है लिग्यूटिमनस पौधे में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो कौन आवश्यक है, उसे हम लोग कहते हैं लेगिनी मोगोबिलिन कहते हैं। दांतों और फलीदार पौधे की जड़ों में एक लेगिहेमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। यह वर्णक ऑक्सीजन को सोख कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम की रक्षा करता है। इसके कारण यह जड़ों में स्थिर गुलाबी रंग दिखाई देता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो वो पुष्प है। जीवन चक्र पौधे के जीवन चक्र में पुष्प सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह जनन में का केंद्र है। पुष्पों के नग परागन और निषेचन के बाद भ्रूण या बीज का विकास होता है। बीजों के अंकुरण से नई पीढ़ी के पौधे का जन्म लेता है। मटर पौधा क्या है, तो मटर का पौधा शाक है। मटर एक शाक है या लेग्यूमिनिस कुल का द्विबीजपत्री और रबी की फसल वाला पौधा है। ग्रेगर मेडल ने आनुवंशिकी के उपयोग के लिए इसी पौधे को चुना था। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। फलियां जिसमें अरहर, मूंग और सोयाबीन प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक लगभग में 82 से लेकर 38 से लेकर 82% तक होता है। इसमें जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके लिए जिम्मेदार है, तो जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है, पानी और घुले हुए भोजन खनिजों के परिवहन के लिए। जाइलम का मुख्य कार्य जड़ों द्वारा सूखे गए पानी के खनिज का लवणों के पत्तियों तक पहुंचाना है। यह परिवहन हमेशा नीचे की ओर एक दिशा होता है और पौधे के यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। इसमें परिवर्तन का कारण रंध्रों के खुलते या बंद होते हैं। कोशिका में पानी की मात्रा को है। रंध्र स्टोमेटा का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं का ग्रैंड सेल के कारण पानी की मात्रा निर्भर करती है। पानी के भरने पर रक्षक कोशिकाएं फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है। रातों में या पानी की कमी से होने पर यह कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो कौन कौन मेल सही है। पन्नवृत्त पत्ती को तनी से जोड़ता है। पन्नवृत्त क्या करता है, पन्नवृत्त पत्ती को तनी से जोड़ता है। कमजोर तना को सीधे खड़ा नहीं हो सकता, तो वो लता से होता है। आधार के पास शाखाओं और मोटे और कठोर तने वाली संरचना के झाड़ी को झाड़ी कहते, पेड़ नहीं। आधार के पास शाखाओं के मोटे और कठोर तने वाली संरचना को झाड़ी कहते हैं। पेड़ का तना काफी ऊंचाई के बाद शाखाओं में बढ़ जाता है। पन्नवृत्त पत्तियों को तने से जोड़ता है और लता सहारा लेकर ऊपर की ओर बढ़ाती है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन को विस्तृत करने के लिए डैश में भी मदद करता है। तो किसे मदद करता है, क्या लिखा है देखिए। तना भोजन के भंडार जैसे आलू, अदरक और पौधे के निश्चित आकार को सहारा देने दोनों में मदद करता है। ठीक है। श्वास पुल के कारण पेड़ों में पानी की बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन है। ऊंचे पेड़ों में पानी ऊपर चढ़ाने और रोसारोहण का मुख्य कारण है वाष्पोत्सर्जन है। पत्तियों में पानी उड़ाने के लिए खिंचाव बल पैदा होता है जो जाइलम से पानी खींचता है। यह प्रक्रिया पौधे के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। फिर आता है आम का वह भाग जो आम में हम कौन से भाग को खाते हैं, तो हम लोग उसका मध्य फल भित्ति को खाते हैं। आम का फल भित्ति विज्ञान की दृष्टि से ड्रप या एक एकल बीजी रसीला फल कहलाता है। आम के फल भित्ति में 3 परतों की होती, छिलका, बाहे, गूदा, मध्य और गुठली अंता होता है। हम आम के गुद्देदार भाग को खाते हैं जो मध्य फल भित्ति कहलाता है। लीची का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो एरिल को खाते हैं। वनस्पतिक रूप से लीची को एपिडेमिस कुल का पौधा है। लीची कौन से कुल में आता है, सैनपीडेंसी कुल का पौधा है। वनस्पति रूप में लीची को सैनपीडेंसी कुल का पौधा है जो लीची में सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य में। अदरक का एक भूमिगत तना जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ और नोड होता है। फिर आता है आपका अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होता है। इसके बाद जल परिगातित पुष्पों का परागण करता है। जल परागित पुष्पों का परागण करता है सूखे के रूप में। जल जो है परागित पुष्पों का परागण करता है सूखे के रूप में। जल परागित पुष्पों का परागण करता है सूखे के रूप में। जल परागणित पौधे का परागण सूखे और हल्के रूप में करता ताकि पानी में आसानी से तैर सके। यह सुरक्षात्मक आवरण उन्हें पानी में सड़ने
और गीला होने से बचाता है। ये जल परागन मुख्य रूप से जलीय पौधे जैसे कि वेलिनोमा और हाइड्रा में देखा जाता है। पौधे की जड़ों में मृदा में जल प्रवेश का कारक कौन है? उसे ऑस्टियोदाब कहते हैं। पौधे की जड़ों में मृदा में जल प्रवेश का कारक क्या है? ऑस्टियोमेटिक दाब है। ऑस्टियोमेटिक दाब है। पौधे की मृदा में जड़ों के जल का प्रवेश ऑस्टियोमेटिक दाब या पराशरी दाब के अंतर के कारण होता है। यह मुख्य क्रिया जड़ों में मौजूद बारीक की मूल रूट हेयर द्वारा उत्पन्न होती है। संवेदनशील पौधे में मिसोमा पुडिका की पत्तियों की गति को क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं, क्या लिखा है? मिसोमा पुडिका छुई मुई की पत्तियों को छूने पर होने वाली गति को सिस्टोमेट्री या कंपानुकुचन गति कहते हैं। या स्पर्श और तंत्रिका झटकों में प्रति पौधे में एक तीव्र रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है। वानस्पतिक हार्मोन कौन है? तो उसे हम लोग साइटोकाइनिन कहते हैं। पादप जनन। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तने काट से। माँ पौधे की भांति पौधा कहाँ से मिलता है? तना काट से। तना काट स्टीम कटिंग कायिक प्रबंधन की एक अलैंगिक विधि है। कैसी विधि है? तो ये एक अलैंगिक विधि है। अलैंगिक विधि है जिसमें पौधे नया पौधा बिल्कुल जनक पेरेंट जैसा प्राप्त होता है। यह विधि को आनुवांशिक पुनर्सृजन नहीं होता इसमें, लेकिन संतान आनुवांशिक रूप से समरूप होता है। इसके विपरीत बीज द्वारा उत्पन्न पौधे में लैंगिक जनन के कारण भिन्नताएं पाई जाती है। फिर आता है आपका तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए तना काट करते हैं? तो गन्ना के लिए करते हैं। गन्ने का व्यावसायिक प्रबंधन मुख्य रूप से तना काट स्ट्रीट या पीढ़ी द्वारा किया जाता है। बेहतर उपज के लिए गन्ने के समय में हर 3-4 साल में ताजी कलियों को पुनर्रोपण आवश्यक माना जाता है। यह अलैंगिक प्रजनन में एक त्वरित और प्रभावी विधि है। निम्नलिखित में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब एक सच्चा फल नहीं है। सेब एक असत्य फल माना जाता है, फॉल्स फ्रूट माना जाता है, क्योंकि यह विकास केवल अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है। नाशपाती, काजू, स्ट्रॉबेरी भी असत्य फल है। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं पत्तियों के आधार और शाखाओं के सिरों पर। कलियां विशिष्ट रूप से कहाँ पाई जाती है? दोनों पत्तियों के आधार और शाखाओं के सिरों पर पाई जाती है। पादप कलियों मुख्य रूप से पत्तियों के आधार, एक्सल और शाखाएं अंतिम सिरों में विकसित होती है। ये कलियां भविष्य के लिए नई टहनी पत्तियों के फूलों के रूप में विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियों का दिखना पौधे में वृद्धि की परिपक्वता का एक जैविक संकेत है। फूल का फूल डैश से बनता है। फूलों का डैश फूल बनाता है तो अंडाशय फूल बनाता है। निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात फूल अंडाशय में विकसित होकर फूल की करते हैं। फिर कहता है परागन की सुपरिभाषा क्या है? परागन की सुपरिभाषा क्या है? तो परागकण का परागकेश के व्योम छिद्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया को कहते हैं। परागन का सुपरिभाषा क्या है? परागकण का सुपरिभाषा क्या है? परागकण का परागकेश के व्योम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को कहते हैं। परागकणों का परागकोश से निकलकर उसी फूल या दूसरे फूलों तक के प्रवर्तिकाग्र तक पहुंचने को परागकण कहते हैं। परागकण निषेचन की प्रक्रिया का पहला अनिवार्य चरण है जिसमें फल और बीज का निर्माण संभव होता है। यह क्रिया वायु, जल और कीटों और पंछियों के माध्यम से संपन्न होता है। आर्थिक महत्व में देखा जाए तो पादप कली क्या है? तो एक भ्रूण टहनी है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में कली ब्लेड एक भ्रूणीय टहनी है या अविकसित प्रौढ़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। पौधे के हिस्से के रूप में पाई जाने वाली यहाँ की नई विधियाँ संभावना होती है। कलियां भविष्य में फूल, पत्ती और संपूर्ण शाखा के रूप में ले सकती है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग हम लोग प्राप्त करते हैं फूलों की कली के रूप में। लौंग वास्तव में पौधे के पुष्प कली का ड्रेड फ्लावर बड होती है। इनका वास्तविक नाम साइजीनियम एस्टोकिलियम है जो मिस्ट्रेसी कुल का पौधा है। ये सदाबहार वृक्ष है जिसका जन्म स्थान इंडोनेशिया को माना जाता है। लीची पौधे में किस भाग से प्राप्त होता है? तो लीची शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग का उपयोग मसालों के रूप में होने वाले के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधि, दर्द निवारक में भी किया जाता है। यह पुष्प गुच्छों से प्राप्त और बंद सूखी कलाई की कलियां होती है। इनमें पत्तियां बड़ी और अंडाकार होती है, लेकिन उपयोगी केवल पुष्पों कली हुई होती है। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त करते हैं? तो किससे प्राप्त करते हैं? हल्दी
पाउडर पौधे के तने से प्राप्त करते जो प्रकंद कहलाता है। आता है फिर कुरकुमा रोग। कुरकुमा रोगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो कुरकुमा रोगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। कुरकुमा रोगा किसे कहते हैं? हल्दी को कहते हैं। साइजिलियम एस्ट्रोकर्मलॉन्ग को कहते हैं। पाइन फर स्पूडर श्रेड लार्च और साइप्रस आदि महसूस लकड़ी उत्पादन पौधे से होते हैं। बहुत से पहाड़ भारत के पहाड़ क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी को हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। ये सभी वृक्ष अनावृत बीजी श्रेणी क्रम के अंतर्गत आते हैं। इन्हें कोणधारी वृक्ष कॉन्फिटेरियस भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पत्तियां सुई जैसी फल शंकु के आकार की होती है। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? डहेरिया की जड़ों से। इंसुलिन प्राप्त किया जाता है डहेरिया की जड़ों से। इंसुलिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो डहेरिया की जड़ों के में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये प्याज, लहसुन, केला और सरबती और जड़ों में प्रचलित होता है। इसका उपयोग अक्सर चित्कर्ष और गुर्दे के कार्य प्रणाली GFR के जांचों में किया जाता है। मलेरिया में क्लिकोनेन का सामान्य दवा एक पौधे से प्राप्त करती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये होती है तने की छाल से। मलेरिया की मारक दवा कोनेन सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से निकाली जाती है। सिनकोना एक आवृत बीजी पौधा है। कोनेन के प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय लिकोराइड है जो पौधे के दर्द के उपचार में सहायक होता है। फिर आता है एस्पिरिन। कहाँ से मिलती है एस्पिरिन? एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एक पेड़ से मिलता है। एस्पिरिन प्राकृतिक रूप से विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त एक यौगिक से बनाई जाती है। यह एक प्रभावशाली ज्वलननाशक और दर्द निवारक दवा है। विले की छाल में सेसरिक एसिड पाया जाता है जिसके बाद में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बदल जाता है। एस्पिरेशन क्या है? तो एस्पिरेशन क्या है? एस्पेरेंटेशन एंटीपायरेटिक है। एस्पिरेशन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। यह मुख्य रूप से एंटीपायरेटिक श्रेणी में रखा जाता है जिसका अर्थ है बुखार कम करने वाली दवा या वेदन क्षमता कम करने के लिए भी उपयोग की जाती है। हृदय रोगियों को लाल रक्त का पतला करने के लिए भी इसका विकल्प का खुराक का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो कौन कौन नहीं है? तो एंथ्रोथायमिसिन है, पॉलीसेलिन है और टेट्रासाइक्लिन है। पर जबकि ऑक्सीटोसिन एक एंटीबायोटिक नहीं है। ऑक्सीटोसिन एक जंतु हार्मोन है जो केवल लव हार्मोन भी कहते हैं। यह एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या है? तो एक लव हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। इसके बाद इसके बाद अगला देखा जाए तो एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवाएं हैं। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि कौन है? तो क्लोरोरिफेनॉल और सर्गिडिहाइड दोनों ही प्रतिजैविक औषधि है। क्लोरोरिफेनॉल का उपयोग गंभीर बैक्टीरिया संक्रमण के उपचार के लिए करते हैं। सल्फाडिगन एक सल्फा ड्रग और जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक कौन है? तो पैरासीटामोल और एस्पिरिन दर्द और बुखार की दवाएं हैं जो एंटीबायोटिक नहीं है। जबकि पेनिसिलिन विश्व में खोजा गया देखो पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। ठीक है। पर पैरासीटामोल और एस्पिरिन दर्द और बुखार की दवा है। एंटीबायोटिक दवा उदाहरण किसका है? तो ये पेनिसिलिन का है। फिर आता है आपका क्लोरोक्विन एंटी मेमेरियल मलेरिया रोधी दवा है। फिर आता सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोआ है। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सबसे ऊंचा लंबा जीवित वृक्ष तटीय रेडवुड सिकोआ एस्पेलिनस और हाइपेनियन है। इसकी ऊंचाई लगभग में 116.07 मीटर होता है। फिर आता है आपका द्विपद विज्ञान संबंधी का नाम क्या है? तो चाइना राना टिग्रीना है। राना टिग्रीना मेढक का नाम है जो कोलोरस लिनियस के द्विरूप नामक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति का पहला शब्द जीनस, दूसरा है स्पेसीज का नाम होता है। किस वनस्पति खाद्य के अधिकतम प्रोटीन होते हैं? तो सोयाबीन में होता है। इसके बाद विविध में देखा जाए संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया है। फिर आता संसार का बड़ा रेफ्लेसिया जर्कुलेटी है। फिर एक और दो को मिलाना, चलिए मिलाते हैं। नीनन सन पौधे से प्राप्त होता है। जाटा या कायर नारियल के पौधे से प्राप्त होता है। मायोहेरा बगोरा बकरी से प्राप्त होता है। जबकि डाउन बतख और गीज से प्राप्त होता है। अब रोग और उपचार। विषाणु जनित रोग। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्पेसीज
सिलेक्स हार्मोन वायरस या मानव के बीच के बातचीत को दर्शाता है तो वो परजीविता है। एड्स निम्न किस कारणों के द्वारा होता है? एड्स होता है तुम्हारा विषाणु के कारण एड्स होता है, जो ह्यूमन HIV से होता है। HIV से होने वाला रोग कौन है? तो ये एड्स होता है। एरिहेसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एरिहेसा टेस्ट अंग रंग अधरता से। सिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? रंग अधनता से है। फिर आता है निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया कहाँ का संक्रमण है? तो फेफड़ों में संक्रमण है। फिर यह विषाणु जीवाणु कवकों के माध्यम से हो सकता है। संक्रमण रोगों का सबसे बाह्य वाहक कौन है? तो मच्छी होता है, जिसे हाउस फ्लाई कहते हैं। संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक घरेलू मक्खी होता है। इसके बाद जीवाणु जनित रोग, निम्नलिखित में से किस जीवाणु की बीमारी प्लीहा ज्वार कहा जाता है? तो एथिक्स को कहते हैं। एथिक्स एक प्लीहा ज्वार कहा जाता है, जो जीवाणु के बेसिल एथिलिस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल कहाँ से होता है? तो तुम्हारा 30 से 180 दिन होता है। संक्रमण के बाद लक्षणों को प्रकट करने के कारण उद्भरण काल कहते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भरण काल 30 से लेकर 180 दिनों तक होता है, जो स्विंग के कारण होता है। यह यकृत के गंभीर संक्रमण जो रक्त के माध्यम से फैलता है। टाइफाइड और किरोला विशिष्ट उदाहरण किसके हैं? तो जल जन्य रोगों का है। टाइफाइड और केरोला जल जन्य रोगों का उदाहरण है। टाइफाइड सिलकोमाटाइडी और क्लोरा फिब्री कलोरी नामक जीवाणु से होता है। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो किसके रोकथाम के लिए? क्षय रोग के रोकथाम के लिए। BCG का टीका तपेदिक या क्षय रोग के बचाव के लिए किया जाता है। यह सीसा टीका शिशु की जन्म के तुरंत बाद या जन्म से 12 माह के अंदर लगाया जाता है। फिर आता है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोग के पदार्थ में बदला जाता है? तो बैक्टीरिया की मदद से। बायोडिग्रेडेबल जैव न्यूनीकरण अपशिष्टों को सामान्यतः बैक्टीरिया जीवाणुओं की द्वारा अपघटित या पदार्थों में बदला जाता है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीयों को एक रोग से मरते हैं, जिसकी पहचान की गई है। किससे मरते हैं? ये लोग क्षय रोग से मरते हैं। क्षय रोग से मरते हैं WHO की। इसके बाद कवक जनित रोग, जीवों के मृत जीवों के अपघटक कौन होते हैं? तो वे मृत जीवों के अपघटक बैक्टीरिया फंगस होते हैं। अन्नप्रायजीवी मलेरिया फैलाने वाले अंतःपरजीवी एनोफ्लिज मच्छर वाहक होते हैं। एनोफ्लिटिस और फाइलेरिसिस के होते हैं। मादा एनोफ्लिज मादा म्यूक्यूरस से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठती है कहाँ बैठती है? तो ये लोग अर्ध स्तर के एक कोन में बैठती है। मादा एनोफ्लिज मच्छर अर्ध स्तर सरफेस के कोन के 45 डिग्री पर ही बैठती है। इसके विपरीत क्यूलेस मच्छर शरीर की सतह के समानांतर रहते हैं। एनोफ्लिज के पंख धब्बेदार होते हैं, जबकि क्यूलेस के एक पारदर्शी होते हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन कौन सत्य है? ये मच्छरों द्वारा फैलते हैं, दलदली क्षेत्रों में अधिकतम होते हैं। इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं। फिर आता है आपका हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कौन सा है? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मुख्य रूप से यकृत और प्लीहा को प्रभावित और संक्रमित करते हैं। मलेरिया में कौन से मच्छर काटने से होता है? तो मलेरिया हमें पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है। फिर आता है विचार कीजिए, सही कथन को चुनना है। क्या है? टेरियारोसिस एक अंतः संक्रमण है जो टैपवार्म के 3 प्रजातियों के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित होता है तो इस स्थिति को निक्रोकार्टिस कहते हैं। इसके बाद आता है शरीर के लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में लोहे की कमी से रक्तलता होती है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। फिर आता है ऑकोजिन संबंधित है। ऑकोजिन कर्क रोग से संबंधित है। तीव्रता और प्रयोगता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न होता है तथा इसको उपचार करता है? तो कौन सा होता है? आयनीय विकरण होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में अधिक वनधनता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक X गुणसूत्र होता है। मच्छर भगाने वाली दवा का सक्रिय रसायन कौन सा है? तो उसे एथिलीन कहते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं का सक्रिय रसायन कौन सा होता है? वो एथिलीन होता है। कौन सा होता है? एथिलीन होता है। निम्न जड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो कौन सा है? तो मलेरिया क्लोरोक्विन से होता है। मलेरिया क्लोरोक्विन सही मेल है। जबकि स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। ट्यूबरकुलोसिस BCG का टीका लगाया जाता है। फिर आता है ट्रैकोमा रोग संबंध है आंखों से। ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। फिर आता है निम्नलिखित में से जोड़े सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो डिप्सेनिया सांस का तकलीफ है। एनोसीमिया गंध का आंशिक मूल हानि है। डिप्सेमिया सांसों की समस्या से संबंधित विकार है। एनोसीमिया सूंघने गंध की क्षमता का हानि है। इनसोमिया निद्रा विकार नींद न आने का है। एरोसीमिया भोजन से संबंधित वजन का डर का विकार है।
जनन और भ्रूण विकास। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण बीज में मिलता है। पौधे में भ्रूण बीज पाया जाता है। अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान यही भ्रूण बीज से बाहर आकर उन्हें नन्हे पौधे के रूप में विकसित करते हैं। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचलन कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचलन कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण ब्रीडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण के सर्फिलिंग से होता है। लैंगिक जनन के दौरान जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम के बदलाव, जीन के सर्फिलिंग मिश्रण तीनों ही आनुवंशिक विचलन है के मुख्य कारण है। यह प्रक्रिया प्रजातियों की विविधता और विकास का आधार प्रदान करती है। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। मानव में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी नली में संपन्न होती है। मैथुन के बाद सक्रिय शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए अंडवाहिनी तक पहुंचते जहां अंडाणु का निषेचन होता है। फिर आता है पादप प्रकाश संश्लेषण होता है। ये तो पढ़े हुए हैं। चित्कर्ष स्थिति में निदान के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग होता है। एमआरआई किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो किसमें किसका किसका करते हैं? एमआरआई में हम लोग अंगों के चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। इसमें एक्स किरणें, गामा किरणें, आयरनकारी विकिरणों का उपयोग नहीं होता है। फिर आता है अनुवांशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। किस वैज्ञानिक ने चित्कर्ष पे पहला बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? तो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने 1796 में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की थी। इसे न्यूरोलॉजी का जनक भी कहते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किया था। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो इसे एसिटिलीन और एथिलीन कहते हैं। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन दोनों गैसों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक रूप से फल को एथिलीन हार्मोन द्वारा पकाते हैं। ठीक है। फिर आता है हरगोविंद खुराना ने किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को 1968 में आनुवंशिकी कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए चित्कर्ष विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। डैश के अभ्यास से जानवरों में क्लोन तैयार किया जाता था। किससे करते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी से करते हैं। किसी गुणसूत्र में जीन की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जीन मानचित्रण कहते हैं। गुणसूत्रों में जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को जीन मानचित्रण, जीन मैपिंग कहते हैं। इसका उपयोग जीन के क्रम में निर्धारित करने के लिए, जीनों के बीच की दूरी की गणना करने के लिए कहते हैं। एमआरएनए पद का विस्तृत रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा? तो वो है आपका मैसेंजर राइबोसोम एसिड था। एमआरएनए मैसेंजर राइबोसोम एसिड यह एक प्रकार का एकल स्टैंडर्ड आरएनए है। आरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोविड-19 की महामारी में एमआरएनए आधारित टीके का व्यापक रूप से मदद किया था। फिर आता है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने द्वारा लिखा गया है? तो डार्विन के द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्रिश्चियन बोनार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को यह ऐतिहासिक कार्य किया था। फिर आता है गर्भ के भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं? तो हम लोग पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। भ्रूण के विकास की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक का पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। यह तकनीक सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इसमें आयनीकरण विकिरण प्राप्त योग्य नहीं है। उस विकिरण परीक्षण का नाम बताया जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगों के गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगों को रक्त बढ़ाया जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग प्लाज्मा थ्योरी। कोविड टीके की प्रतिरक्षा प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित किया जाता है? तो एक वास्तविक वायरस SARS-CoV-2 प्रवेश करा के एक जीवित जीन SARS-CoV-2 प्रवेश करा के एक जीवित जीन SARS-CoV-2 को प्रवेश करा के कोविड-2 के टीके में जीवित शेष लाइव एटेंड वायरस प्रवेश करा के उसके प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित किया जाता है ताकि टीके में मौजूद मैसेंजर आरएनए कोशिका में प्रवेश कर स्पाइरल प्रोटीन बनाता है जो शरीर में कोविड-19 के समान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो कैसे काम करते हैं वेक्टर टीके? वेक्टर टीके वायरस के किसी भी विभिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर करते हैं। वेक्टर टीके वायरस के विभिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर कार्य करते हैं। विधि के मजबूत प्रतिरोधक शक्ति सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाभदायी होते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट है। मानव शरीर में सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट जो ऊंचा 36.9 सेल्सियस होता है। यह तापमान के ऊपर की स्थिति के ज्वार और बुखार को कम करता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो गैल्बुसिया में किया जाता है। गैल्बुसिया मछली का उपयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण हेतु करते हैं।
अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है। इसके बाद एक पेड़ के तने में गुदा सतह से 1 मीटर दूरी पे काटी ठोकी के 2 वर्ष पे काटी काटी वहीं पर रहेगा, उसी जगह पे रहेगी। इसके बाद कहते हैं पार्किंसंस बीमारी में उपचार के विकास में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आर्विड कार्लसन को मिला था, आर्विड कार्लसन को मिला था। इसके बाद बिल और मेडिला गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम आभावान किसके प्रतिरोध से संबंधित है? तो ये HIV और एड्स से संबंधित है। आभारान इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। डॉक्टरों द्वारा पुनः एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस क्या है? डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस क्या है? उसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। केवल बी कोशिकाओं में एंटीबॉडी का उत्पादन बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। पोलियो की बूंदें किस उम्र तक दी जाती है? तो 5 साल तक दी। 1 साल पोलियो की बूंदों को किस उम्र में दे सकते हैं? तो 1 साल तक। ऐसे इसे 5 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर आपका ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है। इसका रासायनिक सूत्र होता है COOH2। ऑक्जेलिक अम्ल पालक जैसी हरी पत्तेदारियों में भी सब्जियों में भी पाया जाता है। प्रोटिस्टा समूह में कौन सा समूह शामिल है? तो प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव शामिल होते हैं। इसके बाद कीटभक्षी पौधे मिट्टी की किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। इसके बाद मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला विकिरण को क्या कहते हैं? तो उसे इंफ्रारेड कहते हैं। फिर आते हैं कौन सा विकिरण शरीर में दर्द के राहत पाने के लिए उपयोग करते हैं? तो दर्द से राहत के लिए इंफ्रारेड विकिरणों का प्रयोग करते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेम पौधों को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग लवणोमृद भी कहते हैं, लवणोमृद कहते हैं। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु की खोज लिवानहुक ने किया था, लिवानहुक ने किया था। और पौधे के प्रदीप्ति कलिकाओं की खोज किसने किया था? तो ये किया था तुम्हारा गार्नेल और एलार्ड ने किया था। पौधे की प्रतिदीप्ति कलिकाओं की खोज किसने किया था? गार्नेल और एलार्ड ने किया था, गार्नेट और एलार्ड ने किया था। बायोलॉजी हमारा यहाँ पे खत्म है।